हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आज के और एक डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैंने एक चाइनीज 6 जनरेशन का फाइटर जेट उसके ऊपर वीडियो लेकर आया था। तो वैसे उसी से रिलेटेड कुछ अपडेट निकल का है। अब देखते हैं क्या अपडेट निकल का है, वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि भारतीय वायुसेना के पास में अब क्या ऑप्शंस हैं। रिसेंटली चाइना की तरफ से जो 2 नेक्स्ट जनरेशन जेट्स अनवील किए गए हैं, उनको लेकर अब बेहतर क्लैरिटी मिल रही है और जिस एयरक्राफ्ट को अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको J-36 कहा जा रहा है। शुरुआत में जब इसकी फोटोग्राफ्स और वीडियोस बाहर निकल कर आए थे तो हमारी टीम की तरफ से जो चीजें एंटिसिपेट की गई थी वो लगभग सारी की सारी करेक्ट साबित हुई हैं। इस एयरक्राफ्ट में 3 इंजन का प्रयोग किया जाता है और स्पेसिफिकली अगर इंजन के टाइप की बात की जाए तो ये WS-10C इंजन हैं जो J-20 में भी यूज किए जाते हैं। लगभग 140 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने वाले ये इंजन 4th जनरेशन इंजन हैं और उस हिसाब से अभी ये एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जो मिसिंग है, जिसके कारण चाइनीज जेट ट्रूली 5th जनरेशन या ट्रूली 6th जनरेशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस प्रोग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं कि चाइना की अप्रोच कितनी शानदार है और उनकी तरफ से किस तरीके से परेशानियां होते हुए भी चीजों को इम्प्रूव किया जाता है और उन सब चीजों से काम चलाया जाता है जो उनके पास में अवेलेबल हैं। J-35 जब बनाया जा रहा था तब उनके पास में F-35 जितना पावरफुल इंजन नहीं था और इसी वजह से उन्होंने वहां पर 2 इंजन का प्रयोग किया। अब J-36 के केस में उनके पास में बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन नहीं थे, तो इसी वजह से उनकी तरफ से 3 इंजन का प्रयोग किया गया है। देखिए, इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी इंजन टेक्नोलॉजी में कमी को एक्सेप्ट किया है और उसके चारों तरफ सोल्यूशन बनाया है। यह एयरक्राफ्ट एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होगा। इसके अलावा आप इस एयरक्राफ्ट को देखकर समझ सकते हैं कि ये एक स्टेल्दी जेट होने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका इंटरनल वेपन्स बे काफी बड़ा है और यही कारण है कि इनिशियली हमारी तरफ से इसको फाइटर बॉम्बर कहा जा रहा था। देखिए, अगर आप चाइना की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो चाहे वो भारत के साथ में जुड़ा हुआ बॉर्डर हो या 9 डैश लाइन को प्रोटेक्ट करने का टास्क हो, इन सभी केसेस में आपको बहुत ज्यादा लंबी रेंज चाहिए होती है और एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर अचीव करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इतने बड़े इंटरनल वेपन्स बे का एक और फायदा है कि आप एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को भी इंटरनल वेपन्स बे में कैरी कर सकते हैं और ऐसा करने से आप स्टेल्दी तरीके से एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस समय PLA एयरफोर्स की इन्वेंट्री को देखेंगे तो आपको इनकी इन्वेंट्री में एक ये एयरक्राफ्ट भी दिखाई देगा जिसके लगभग 200 यूनिट उनके पास में मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट का नाम है JH-7 जो बेसिकली एक फाइटर बॉम्बर है और इसी कैटेगरी को नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट से एड्रेस करने के लिए ये J-36 बनाया गया है। अब अगर यहाँ पर भारत के ऑप्शंस की बात की जाए तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यह एयरक्राफ्ट अभी बन रहा है और इसको पूरी तरीके से रिफाइन होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। यानी कि एक इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन इमीडिएट थ्रेट है वो 100 से ज्यादा J-20 जो इस समय PLA एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल है। इसके अलावा आने वाले 5 से 7 सालों में यह एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा और उस हिसाब से भी चीजों को प्लान करना पड़ेगा। यानी कि भले ही ये इमीडिएट थ्रेट ना हो, लेकिन इवेंचुअली ये एक थ्रेट होगा। आइए अब बात करते हैं भारत के पॉसिबल रेस्पॉन्स को लेकर। सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि इसका रेस्पॉन्स किसी भी तरीके का नी जर्क इंपोर्ट नहीं हो सकता है। भारत को यहाँ से जो भी स्टेप्स लेने हैं वो सारे के सारे स्ट्रेटेजिक होने चाहिए और नंबर बनाने के लिए अगर इंपोर्ट किया भी जाना है तो हम लोगों को इंश्योर करना है कि उसके साथ में हम लोगों को एटलीस्ट इंजन टेक्नोलॉजी मिले। इसके अलावा इंडिजिनस प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो देश में इंजन मिशन मोड में बनने चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रोजेक्ट PMO के अंडर नहीं जाएगा और इसको INS अरिहंत मोड में डील नहीं किया जाएगा तब तक भारत के जो भी एफर्ट्स होंगे वो फुल प्रूफ नहीं होंगे और कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो स्टक होंगे ही। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बाहर से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, तो हम लोगों को 2 चीजें समझनी पड़ेगी। एक, US की तरफ से F-35 इतनी आसानी से भारत को नहीं दिया जाएगा और अगर दे भी दिया जाता है तो भारत इनके बहुत ज्यादा यूनिट्स अपने बेड़े में शामिल नहीं कर पाएगा और उस हिसाब से ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एज भारत को नहीं दे सकते हैं। कई जगहों पर Su-57 का नाम लिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को एक चीज वहां पर भी समझनी पड़ेगी कि भारतीय वायुसेना के हिसाब से वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है और जो चेंजेस की बात की जा रही है वो अभी तक इस एयरक्राफ्ट में नहीं किए गए हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें जब तक मटेरियलाइज होती हैं तब तक अगर भारत इफेक्टिवली काम करता है तो आम का हवा में होगा और वो चीज आपको ट्रू सेंस में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगी। देखिए, एग्जांपल के लिए सोच लीजिए कि Su-57 हम लोग 2 स्क्वाड्रंस या 3 स्क्वाड्रंस में खरीद लेते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि रशियन जेट्स की अवेलेबिलिटी लगभग 40% की होती है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और ज्यादा नए हैं,
उस हिसाब से इनकी अवेलेबिलिटी फर्दर डाउन जाएगी। लेकिन हम लोग 40% अज्यूम भी कर लेते हैं, तो अगर 36 एयरक्राफ्ट खरीदे जाते हैं, यानी कि 36 एयरक्राफ्ट खरीदे जाते हैं और 40% की अवेलेबिलिटी रहती है, तो 14 या 15 फाइटर जेट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर इन 36 एयरक्राफ्ट को लेकर डील आज साइन की जाती है, तो ऑफ द शेल्फ इनकी डिलीवरी तभी एग्जीक्यूट की जाएगी जब रशियन ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। और रशियन ऑर्डर्स के चलते वहाँ की लाइन अगले 5 साल तक पैक्ड है। एग्जाम्पल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि भारत की तरफ से ये नंबर फर्दर बढ़ाया जाता है, जिसके चलते रशिया भारत में ये प्रोडक्शन लाइन बनाता है, तो इस असेंबली लाइन को बनने में लगभग 3 साल का समय लगेगा। और 1-2 साल ऑर्डर सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा मानकर चलें तो लगभग 5 साल के बाद में इनकी डिलीवरी शुरू होगी, और वो भी 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से। यानी कि अगर इंडिजिनस ऑप्शन सही तरीके से एग्जीक्यूट किए जाएं और टाइम से एग्जीक्यूट किए जाएं, तो आप प्रैक्टिकली इंडिजिनस ऑप्शन पहले अचीव कर सकते हैं। और यही कारण है कि हमारा सिस्टम जो आमतौर पर इंपोर्ट को प्रेफर करता है, वो इस समय इंडिजिनस ऑप्शंस के लिए वेट कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो तो एक खत्म। वीडियो तो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस। और रहा चाइना का बात, उसने फिर से सबको चूतिया बनाने का कोशिश किया गाइस। 6th जनरेशन का ये कोई फाइटर जेट नहीं है गाइस, ये है बॉम्बर। चाइना ने इसको इसी तरह से डिजाइन किया कि कोई भी देखे ना तो उसको यही लगेगा ये 5th या फिर 6th जनरेशन का कोई फाइटर जेट है। मगर गाइस ये तो निकला ठुल्लू। अब पहले से ही चाइना का जो बॉम्बर था, ये जो बॉम्बर बना है उसका अपग्रेड है, उसका नेक्स्ट वर्जन कहा जा सकता है। अब इससे तो इंडिया को कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, मगर दोस्तों चाइना का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उससे जरूर है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि दोस्तों इसको काउंटर करने के लिए ना इंडिया को इनका के ऊपर और भी जोरों शोरों से काम करना चाहिए। सुके 57 और F-35 के ऊपर फालतू का पैसा और टाइम बर्बाद ना करते हुए, मुझे जहाँ तक लगता है वही पैसा और वही टाइम अगर हम इनका के ऊपर लगाए ना, तो 5 साल से पहले शायद हमारा इनका जो है ना वो हवा में उड़ने लग जाए। बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर अगर हम खुद ही के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है गाइस। और हमें हमारे इनको के ऊपर काम करना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है गाइस, हमें हमारे इनको के ऊपर काम करना चाहिए या फिर बाहर से खरीदना चाहिए? कमेंट में जाकर बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।